हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग का एक और मेथड, क्योंकि हमने इस कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में हमने दो मेथड तो सीख लिए कि कैसे एक बिजनेसमैन जो है वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो बिफोर इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करता है प्रोजेक्ट को। उसके लिए हमने पे बैक पीरियड मेथड को देखा और उसके लिए भी हमने बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करके देख लिए। फिर देखा नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो ज़्यादातर कॉस्ट को फोकस करते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन कुछ लोग और हैं जो एक और स्टेप आगे की सोचते हैं और वो रहता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो आज हम सीखेंगे। बहुत इजी है बच्चों और बहुत इजीली हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। ना बच्चों, जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को देख रहे हैं तो पहले तो समझ लो कि ये मेथड है क्या, इंटरनल रेट हम किसको बोलते हैं। जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो ये एक जनरल परसेंटेज है जो हर बिजनेसमैन को चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के फॉर्म में, यानी जितना वो कॉस्ट अपने कैपिटल की इंकर करता है तो उसे लगता है कि जितना मैंने कॉस्ट उस पर इंकर किया उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल उसने जो कैपिटल अरेंज किया, इट मे बी फ्रॉम शेयर कैपिटल से उसने अरेंज किया, इट मे बी फ्रॉम बोरोइंग कैपिटल, उसने बैंक से क्रेडिट लिया हुआ है, बोरोड कैपिटल है, तो जो भी है वॉट एवर मे बी, उसके ऊपर ही हैज़ टू पे द इंटरेस्ट, या अगर वो शेयर होल्डर से लिया हुआ तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ही हैज़ टू कंसिडर, उसे कंसिडर करना है कि कितना उसका कॉस्ट है। अगर सपोज़ उसका कॉस्ट जो है वो 8% है, 9% है, 10% है, तो अब वो सोचेगा कि जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से मेरा रिटर्न कितना होगा, यानी एनुअल रिटर्न्स मेरे कितने होंगे। तो इसके लिए मैंने कहा एक परसेंटेज है, एक मैट्रिक है, एक वे है, एक सिस्टम है, एक अप्रोच है टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी बिजनेसमैन अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है तो बिफोर इन्वेस्टिंग एनी प्रोजेक्ट, इन्वेस्टर हमेशा क्या फाइंड आउट कोशिश करता है कि मुझे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। अगर सपोज़ मेरा रिटर्न वहाँ से 15% है, 18% है, 20% है, लेकिन यहाँ से मेरा कॉस्ट 10% है, तो कोई टेंशन नहीं है। यानी मेरा जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे बिजनेस से मिल रहा है वो ग्रेटर है, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समटाइम वी विल से के। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सपोज 18% है, लेकिन जो मैं कैपिटल पे कॉस्ट पे कर रही हूँ वो 10% है, यानी ये मेरा जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, यानी दैट प्रोजेक्ट, दैट प्रपोजल, दैट इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल फॉर मी, तो मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर इंटरनल रिटर्न कम है, सपोज यहाँ पे मुझे मिल रहा है 8%, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लेस है देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ 10% लेकिन मिल रहा है 8%, तो यहाँ पे तो हमारा सही समझदारी वाला डिसीजन ही नहीं होगा, तो आई वॉन्ट इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। तो इसके लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो इन्वेस्टर विदाउट एनी सेकंड थॉट वो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेस है, कम है देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो फिर ही विल नॉट इंटरेस्टेड, वो जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ से उसको जो डिसाइडेड प्रॉफिट्स हैं पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर देगा। इसके लिए हमेशा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को बहुत से बिजनेसमैन इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हम इस तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये एक वो रेट है जहाँ पे जनरली देखा जाता है कि जो डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, यानी जितना मैंने इन्वेस्ट किया इज इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। जो मुझे कैश हमें पूरे लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट में मिलेगा वो अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी इस केस में क्या हो गया बच्चों, इस केस में हो गया NPV इज इक्वल टू 0, वो 0 हो गया।
यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जितने भी मेरे कैश आउटफ्लो हमें मिलेंगे, यानी जितने भी लाइफ हमारा जो बिजनेस है वो चलेगा, तो जितना मुझे वो पैसा हर साल मिलेगा, दैट एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो जो है, उनकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, जो हम डिस्काउंटेड रेट पे हमेशा कंसिडर करते हैं, वो इक्वल होनी चाहिए डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो यानी जितना मैंने इन्वेस्ट किया। अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, अगर वो बिजनेस मेरा 5 ईयर चल रहा है, 6 ईयर चल रहा है, 7 ईयर चल रहा है, तो जितना मुझे वो आउटफ्लो मिलेगा उस पर व्हाट आई विल डू इट, मैं उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, और उस नेट प्रेजेंट वैल्यू पे अगर एनपीवी दोनों इक्वल हो गया, देन वो जो प्रोजेक्ट है उस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिसाइड करते हैं। यानी हमें पता चलता है इतना रेट हमें मिलने वाला है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एक रेट है where the sum of discounted cash inflow is equal to sum of cash discounted outflow। यानी इनफ्लो जितना होगा और आउटफ्लो जितना होगा, जो दोनों सेम हो गए, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी ये वो रेट है जिस पे एनपीवी ऑफ द इन्वेस्टमेंट यानी एनपीवी वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 0। ये 0 मिलता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब ये जब हम कैलकुलेशन की बच्चों बात करते हैं, तो वॉटेवर जब हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हमारा जो रिटर्न है वो जो हमें आउटफ्लो हमें इनफ्लो मिल रहा है, क्योंकि आउटफ्लो यानी हमने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन सपोज़ हमारा जो एस्टिमेटेड इनफ्लो हमें एवरी ईयर हमें मिल रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म है तो कैलकुलेशन करना फिर भी इजी हो जाता है। अब वो कैसे करते हैं? से फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रही हूँ, और सिंपल एग्जांपल से वी विल लर्न इट कि कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब कैलकुलेशन करने से पहले बच्चों मैं ये बात बता दूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो FY BCom के लेवल का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हमारे 2nd सेमेस्टर का 7th चैप्टर है। अब FY BCom वालों को कोई भी कैलकुलेशन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की नहीं है। आपके लिए ये टॉपिक सिर्फ एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में है जो बहुत इजी है, और ये टॉपिक जो है CA लेवल पे भी यूज़ होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो है वो यूज़ होता है, BA लेवल पे भी ये टॉपिक यूज़ होता है। तो इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो मैं थोड़ा सिखा देती हूँ कैसे होता है, दैट इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस। लेकिन जो BCom वाले हैं यानी FY BCom वाले हैं 2nd सेमेस्टर, उनके लिए सिर्फ थियरी इज़ यूजफुल, कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ सिंपल आपको उसमें क्या दिखा देना है, आपको फार्मूला दिखा देना है। फार्मूला कैसे दिखाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम उसको डील करेंगे। पहले तो सिंपल, अगर सपोज हमने किसी बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, से फॉर एग्जांपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 50,000, मैं बहुत लिमिटेड अमाउंट ले रही हूँ 50,000, और उस बिजनेस की जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ वो कितनी है? एस्टिमेटेड लाइफ है सपोज 6 ईयर्स, हमें 6 साल वो बिजनेस चलेगा, और जो हमारा एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो वो यूनिफॉर्म है यानी एवरी ईयर वी विल गेट 10,000, हमें 10,000 मिलेंगे। जब यूनिफॉर्म रहता है तो उसका कैलकुलेशन मेथड जो रहता है वो सिंपल रहता है, और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल। एक एन्युटी टेबल है जो मैं स्पेशल इस वीडियो के साथ में आपको दिखाऊंगी भी, तो वो एन्युटी टेबल भी है, लेकिन उस एन्युटी टेबल का एक स्मॉल पार्ट जो है वो मैंने इधर दिखाने की कोशिश की है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है ना। वो जो एन्युटी टेबल है उसमें हम क्या दिखाते हैं बच्चों? उसमें हम निकालते हैं पहला फर्स्ट जो स्टेप हम दिखाते हैं वो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें कैसे मिलता है बच्चों? वो हमें मिलता है जब हम अपने इस प्रोजेक्ट में जितना हमने इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है? 50,000, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको हम डिवाइड करते हैं बाय एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो।
ओके। अच्छा, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 50,000। ओके, हमारा कैश इनफ्लो कितना है एवरी ईयर? यूनिफॉर्म है 10, तो अभी कितना मिला बच्चों? 5। ये जो 5 है ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है जो हम दिखाते हैं। 50,000 को 10,000 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? 5। अब क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल लेनी है बच्चों। जैसे लॉक टेबल कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल जो है वो हमें मिलती है, या एक्सेल शीट में हम जब देखते हैं या गूगल में हम देखते हैं तो ये हमें आसानी से मिल जाती है। और इजीली हम लोग जब हम कंप्यूटराइज करते हैं तो एक्सेल शीट में तो ये बहुत इजीली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो जल्दी हमारा कैलकुलेटेड हो जाता है। लेकिन जब हम मैन्युअली करते हैं, खुद करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऐसी टेबल्स की हेल्प लेते हैं बच्चों। अब देखो हमारा जो एन्युटी, हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितना आया बच्चों? 5 आया। ओके। अच्छा, लाइफ कितनी है इस प्रोजेक्ट की? वो है 6 ईयर्स। ओके बच्चों, ये है लाइफ। तो यहाँ पे आपको एन्युटी टेबल में क्या दिया रहेगा? पीरियड। पीरियड यानी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आपको इसमें दिया रहेगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, लाइक दैट ये पीरियड दिया रहेगा। और यहाँ पे आपको दिए रहेंगे परसेंटेज, यानी 1% IRR होगा या 2 होगा, 3 होगा, वो ऑटोमेटिकली हमें इस टेबल से पता चल जाएगा। अब देखो हमारा नंबर कितना आया है? 5। तो 6 ईयर जो है, ये जो हमारा 6 ईयर्स है, इस 6 ईयर्स के सामने के नंबर हमें देखने हैं। यानी इंटरनल रिटर्न का ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है कहाँ मैच हो रहा है? 5। तो देखो 5 के करीब जब हम यहाँ जाते हैं तो 5.7955 है, तो ये बड़ा है 5 से। दूसरा भी 5.6 है, 5 से बड़ा है। थर्ड भी 5.4 है, 5 से बड़ा है। 5.4 ये भी 5 से बड़ा है। 5.2 ये भी 5 से बड़ा है। 5.0 लेकिन 5.07 समथिंग थोड़ा बड़ा है, यानी 5 से बड़ा है। हमें तो 5 के नियर चाहिए। फिर नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है वो है 4.917, ये लगभग 4.9 यानी 5 के करीब है। तो इसके लिए हमारा देखो 4.9 के करीब ये जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है कितना आया बच्चों? 6 पॉइंट। तो यानी आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया? 6% आ गया। अब ये फर्स्ट मेथड है जिसमें हम क्या देखते हैं, जो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो है वो हमारा यूनिफॉर्म है, सेम आ रहा है। लेकिन अगर अलग अलग हो तो क्या होगा बच्चों? फिर हम ट्रायल एंड एरर मेथड से देखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कैलकुलेशन है वो हम कर सकते हैं। पहला हमने क्या देखा, जब आपका कैश इनफ्लो क्या था बच्चों? यूनिफॉर्म आ रहा था। यूनिफॉर्म था, कितना था? हर साल हमें 10,000 मिल रहा है। 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, यानी हर साल हमें जो है वो हमारा नेट प्रेजेंट फैक्टर वैल्यू कितना आया? 5। तो 5 जो है वो हमने कहाँ देखा? ये जो पीरियड है, देखो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बिजनेस की? 6 साल। 6 साल के सामने ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ढूंढो कहाँ आपका नियर बाय है। वहाँ नियर बाय आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको जो टॉप पे है वो परसेंटेज आपको वेरीफाई होके मिलेगा। तो ये एक फर्स्ट तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका जब हम देखते हैं, जो मैंने कहा ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, वो कब होता है? जब आपका कैश इनफ्लो डिफरेंट है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, जब अलग अलग। और प्रैक्टिकली तो यही होता है, क्योंकि हमेशा रिटर्न जो है वो बिजनेस से सेम तो बच्चों मिलेगा नहीं, वो डिफरेंट मिलता है। तो जब इस तरह की पोजीशन हो तो हमें क्या करना चाहिए? जब इस तरह की पोजीशन है तो से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। अब उसके लिए सपोज़ हमने ये टेबल नहीं भी होगी ना, एन्युटी टेबल, तो भी हम ले सकते हैं उसमें, लेकिन एन्युटी टेबल नहीं भी होगी तो भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं और उससे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करके देख रहे थे। अब देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कहा बच्चों, ये बीकॉम के बच्चों को नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये नॉलेज होना चाहिए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आखिर है क्या, वो देख लो, फिर तो ये पूरा का पूरा थियरी आप इजीली लिख पाओगे, मतलब आप इजीली कवर कर पाओगे। अब देखो, जैसे से फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट में कर रहा है, इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जांपल ₹50,000। ओके बच्चों, 50,000 का इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है।
ओके, अब फर्स्ट ईयर जब हम देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर उसको जो कैश फ्लो उसे मिला वो सपोज कैश इनफ्लो। अब उसे जो फर्स्ट ईयर मिल रहा है वो सपोज 25,000, ओके। सेकेंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 15,000। अब देखो ये वैरी हो रहा है, ओके। सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिया, कैश इनफ्लो जो था वो 15,000 था। जब ऐसा था तो हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो फाइंड आउट करना है। जब इस तरह से वो रहता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हम एन्युटी टेबल से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका फार्मूला क्या रहता है बच्चों, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 50,000 डिवाइडेड बाय द एवरेज कैश इनफ्लो। जो एवरेज कैश इनफ्लो है वो निकाल के हम लोग उसके साथ टेबल में वेरीफाई करके, यानी वो जो पॉइंट हमें उस टेबल पे मिलेगा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसी मेथड से गए तो क्या मिलेगा हमको, पहले हमें निकालना है सेम फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000, उसके बाद हम लोग एवरेज कैश इनफ्लो जो है वो डाल के हम देख लेंगे, यानी इन तीनों को टोटल करके उनको 3 से डिवाइड करेंगे, वही फिगर हम 50,000 से डिवाइड करेंगे। फिर एन्युटी टेबल में हम उसे कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है, लेकिन फिर भी हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्लियरली नहीं मिलेगा। हमें जज करना है, हमें क्या करना है, ट्रायल एंड एरर करना है। और वो ट्रायल एंड एरर में हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ ये हमें रिटर्न मिला है 3 इयर्स का, मैंने लिया एक प्रॉब्लम में मैंने दिखा दिया, तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड में पॉसिबिलिटी ये रहता है कि हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे बच्चों, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमने इसके थर्ड पार्ट में देखा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें फाइंड आउट करना। तो एनपीवी जब हम फाइंड करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, सपोज हम 10% से फाइंड आउट करते हैं, सपोज हम 10% से फाइंड आउट करते हैं, तो 10% से अगर मैं एनपीवी को फाइंड आउट कर रही हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर देखो फार्मूला क्या था, हमने लिखा था A1, याद है, या फ्यूचर वैल्यू FV भी लिख सकती हो। 10% है, 10% यानी 1.1, ओके। देन हम लोग लिखते हैं सेकेंड ईयर यानी A2, वहाँ पे होगा 1.21, ये हमारा 10% से है। थर्ड जो है वो A3 यानी थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो 1.331, दैट इज हमें उनसे डिवाइड करना है, यानी क्या है 1.1 रेज टू 1, 1.1 रेज टू स्क्वायर, यानी स्क्वायर है तो 1.1 का स्क्वायर क्या है 1.21, 1.1 का क्यूब क्या है 1.331। ऐसे बहुत इजीली आप कर सकते हो। अब से फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट ईयर कितना मिला था 25,000, ओके। 25,000 को हम 1.1 से डिवाइड करेंगे, प्लस A2 सेकेंड ईयर हमें कितना मिला 20,000, 20,000 को हम 1.21 से डिवाइड करेंगे, और थर्ड है 15,000, 15,000 को हम 1.331 से डिवाइड करेंगे। जब ऐसा कैलकुलेशन आप करोगे तो आप कैलकुलेटर हाथ में लो और देखो कितना फिगर आ रहा है। जैसे पहला है 25,000 को 1.1 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा 22,727, ओके, ये फर्स्ट फिगर होगा। सेकंड है 20,000 को 1.21 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 16,529, 16,529। आप कैलकुलेटर में करके देखो, दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 121, तो ये आपको मिलेगा 16,529। देन है 15,000, इसको आप डिवाइड करो 1.331 तो ये आपको फिगर देगा 11,270। ओके बच्चों, अब ये हमने किस पे निकाला, ये हमने 10% डिस्काउंट रेट, ये 10% डिस्काउंट रेट से हमने निकाला। पहला क्या मिला 22,727, फिर हमें क्या मिला 16,529, थर्ड हमें क्या मिला 11,270। ओके बच्चों, ये हमने क्या किया 10% से निकाल लिया। अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, व्हेन यू विल ऐड इट, जब आप ऐड करोगे तो आप फाइंड आउट करो कि ये जो 10% से हमें एनपीवी मिला वो कितना मिला, वो मिलेगा 50,526।
तो ये देखो हमारी एनपीवी कौन सी मिली, पॉजिटिव। ये हमने रैंडमली मैंने ट्राई करके देखा तो हमारा जो एनपीवी था वो पॉजिटिव मिला 50,526, क्योंकि फर्स्ट ईयर मिला 25,000, 10% से हमने 1.1 से हमने कैसे किया, ये हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी सीखा है। अगर आपको नहीं पता हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का वीडियो ज़रूर देखना बच्चों। फिर हमने डिवाइड करके देखा तो वो मिला 20,727। फिर मैंने 20,000 को 1.21 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 16,529। फिर मैंने 15,000 को मैंने 1.331 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 11,270। ऐड किया तो मुझे पॉजिटिव ये पिक्चर जो है वो मुझे मिला। ये जो पॉजिटिव पिक्चर है यानी ये जो है वो मैं यहाँ पे जस्ट लिख रही हूँ, दैट इज़ 50,526। ये पॉजिटिव एनपीवी, ये मेरा पॉजिटिव मिला। अब देखो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव मिला, यानी मुझे क्या मिलना चाहिए थे, यानी मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या कहा कि मेरा एनपीवी क्या आना चाहिए, 0, यानी एग्जैक्टली 50,000 के करीब आना चाहिए। यानी मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 10% के हिसाब से कितना आया 50,526, तो 526 ज़्यादा है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, बाय हेड एंड यानी ट्रायल एंड एरर मेथड से अब यही पूरी कैलकुलेशन 11% से भी करेंगे, यानी 11% एज डिस्काउंट फैक्टर। मैं डिस्काउंट फैक्टर अभी 11% से करके देखेंगे। जब 11% से करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय 1.11, ओके। देन उसके बाद 1.11 का स्क्वायर तो वो 1.11 का स्क्वायर कितना आएगा, 1.2321 ये हमें मिलेगा। और जब मैं इसका ही 1.11 का क्यूब लूँगी तो वो मुझे मिलेगा 1.3676 वो मुझे क्यूब मिलेगा। तो चलो अब हम देखते हैं इसको 1.1 से डिवाइड यानी 1.11 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या लिया 11% पे एनपीवी फाइंड आउट कर रही हूँ। तो 25,000 को मैं 1.11 से डिवाइड कर रही हूँ। फिर आपके 20,000 को मैं 2321 से डिवाइड करूँगी। ओके बच्चों, आप भी कैलकुलेटर पे मेरे साथ करके देखो कि ये फिगर आ रहे हैं। फिर 15,000 को मैं 1.3676 से डिवाइड करूँगी। तो लेट्स सी अभी जो हमारी पिक्चर होगी यानी हमारी जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो डिफरेंट होंगी, वो हम 11% से निकालेंगे। तो वो एनपीवी है 11% के हिसाब से। तो एनपीवी हम देखेंगे। अब 25,000 को अगर मैं 1.1 से 11 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आएगा 22,523। 22,523। जब 25,000 को आप 1.11 से डिवाइड करके देखो तो 22,523। फिर सिमिलरली आप 20,000 को 1.2321 से डिवाइड करके देखो तो वो आपको मिलेगा 16,232। ये आपको मिलेगा 16,232 जब आप 20,000 को आप 1.11 के स्क्वायर से आप डिवाइड करके देखोगे। वैसे ही 15,000 है, 15,000 को आप 1.3676 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10,968। 10,968 ये हमारा फिगर होगा। अब फिर से आप इस एनपीवी को अब टोटल आप करके देखो तो कितना मिल रहा है, 22,523, 16,232, 10,968 ऐड करोगे तो ये मिलेगा 49,723। ये है एनपीवी जो हमें किस पे मिला, 11% में। देखो ये नेगेटिव मिला, ये नेगेटिव एनपीवी है। ओके, अब यही आप फिगर्स 11 पे डाल दो। जैसे हमारा 25,000 का कितना मिला, 22,523। देन यहाँ पे हमें फिर 20,000 का मिला 16,232। देन इसका हमें मिला 10,968।
ओके, ये हमें मिला। अब यहाँ पे हमारा जो मिला, अब देखो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब कैलकुलेशन हो गया मेन, बस ये कैलकुलेशन आप करके दिखा दो, बस इसके बाद तो सॉल्व करना काफ़ी इजी है। देखो हम क्लियरली लिखते हैं इसका। एक में हमें पिक्चर मिली है पॉजिटिव, एक में हमारा एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में हमें कितना मिला, दैट इज़ 50,526। ओके बच्चों, और दूसरे में हमें क्या मिला, टोटल हमें क्या मिला, 49,000 दैट इज़ 723, ये हमें मिला। ओके, ये नेगेटिव है, यानी इसमें नेगेटिव कितना मिला है, -277, 50,000 से हमें थोड़ा पैसा कम मिला है। तो हमें दो एनपीवी मिला, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल गया। अब हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जल्दी मिलेगा। कैसे होता है फॉर्मूला, देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू जो हमारा लोअर परसेंटेज रेट है, जो हमारा लोअर परसेंटेज रेट है, उसके बाद हम प्लस करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं पॉजिटिव एनपीवी, जो हमारा पॉजिटिव एनपीवी है। ये पॉजिटिव एनपीवी में कितना हमें मिला, दैट इज़ 526, जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है वो लिखना है। और जो डिनोमिनेटर है उसमें हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनपीवीज। कितना हमें डिफरेंस मिला, यानी हमारा जो कैश इनफ्लो था, या एनपीवी नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लोस, ये जो हमारा कैश इनफ्लोस था इनके बीच का डिफरेंस, यानी 50,526, उसमें से अब माइनस करके देखो 49,723, तो कितना आएगा, वो डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस आएगा 803, ये हमारा डिफरेंस आएगा। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रेट्स के बीच में, यानी हायर रेट और लोअर रेट को माइनस करते हैं। अब देखो रेट ऑफ रिटर्न कैसे मिलेगा, हमारा लोअर रेट कितना था बच्चों, 10%, बराबर 10% था, राइट। अच्छा, एनपीवी पॉजिटिव कितना था, 526, ये हमारा 526 पॉजिटिव था। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा 50,526 और 49,723, वो हमें मिलेगा 803। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर मैंने लिया था 11% और लोअर मैंने लिया था 10%, बराबर, मैंने लोअर लिया 10%। अब यानी हमें माइनस करके क्या मिलेगा, 1%। तो हमारा कैलकुलेशन देखो, 10 प्लस 526, इसको आप डिवाइड करो 803 से, तो आंसर आएगा 0.655, और मल्टीप्लाइड किससे होगा, बाय 1, क्योंकि 11 में से 10 गया तो 1। अब देखो 10 में हम प्लस करेंगे 0.65, थर्ड डिजिट 5 से ऊपर है तो 66, यानी हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 10.66। ये है कैलकुलेशन जो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ये है हमारा कैलकुलेशन जो हम करते हैं। अब देखो ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये क्या है, ये एक मेथड है जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं प्रोजेक्ट किस बेसिस पे, डिस्काउंटेड कैश बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो टेक्निक, ये एक मेथड है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को अलग अलग परसेंटेज रेट पे इवैल्यूएट करते हैं, कभी 10%, कभी 12%, फाइंड आउट करते हैं किस बीच में हमारा जो एनपीवी है वो ज़ीरो जो है, यानी दोनों इक्वल आ जाए। यानी हमारे फार्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा एनपीवी है और उसमें से जो हमें कैश इनफ्लो मिल रहा है इन दोनों का, यानी A1/1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस A2 प्लस 1 प्लस आर का क्यूब, ऐसे हम डैश डैश करके A⁻n जितनी भी लाइफ है अपॉन 1⁻r⁻n इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1, दोनों साइड इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी जितना आपका एनपीवी है उतना ही आपका एस्टिमेटेड कैश फ्लो का डिस्काउंटेड वैल्यू है। तो लेट्स सी, दिस इज द अनदर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट जो बेस्ड है ऑन डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो टेक्निक। दिस मेथड कंसिडर टाइम फैक्टर, यानी कितने लाइफ जो है वो बिजनेस जो है वो चलेगा, कितने हमें कैश इनफ्लोज मिलेंगे, फिर उनका डिस्काउंटेड वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, यानी टाइम वैल्यू को अगेन हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया। सो इट कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ
इन्वेस्टमेंट। यानी हम जितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसमें से रिटर्न जो है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो इंस्टेड ऑफ दैट प्रोडक्ट हम इन्वेस्ट करें किसी और प्रोजेक्ट हो। इसके लिए ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इन दिस मेथड हम क्या देखते हैं कि मनी रिसीव्ड टुडे, जो आज हमारे पास पैसा है, it has more value than the amount received after a year and after that। यानी जो 1 साल के बाद पैसा मिलेगा, 2 साल के बाद पैसा मिलेगा, 3 साल के बाद जो पैसा मिलेगा, आज उसकी वैल्यू क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि परचेजिंग पावर विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता है। क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारा परचेजिंग पावर कम होता है, और उस परचेजिंग पावर कम होने से मनी की वैल्यू रिड्यूस होती है। इसके लिए हम मनी रिसीव्ड टुडे, आज के डेट में, इट हैज़ मोर वैल्यू देन द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर अ ईयर। दिस मेथड इज सेम, जैसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मेथड हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स ने समझाया था इन हिज वेरी पॉपुलर बुक दैट इज जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो हमें मालूम है कि जेएम कीन्स ने भी इसी को ही फोकस किया था कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हमारा जो कैपिटल है कितना रिटर्न देगा, वो हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं वी विल सी दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे। अगर रिटर्न्स जो है वो पॉजिटिव है देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन है तो प्रोजेक्ट को हमें रिजेक्ट करना चाहिए। अब मीनिंग, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो आज हमें कैश इनफ्लो मिल रहा है अलग अलग रेस्पेक्टिव ईयर्स में, इट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। यानी जितना मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो जितने मुझे इनफ्लो मिल रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में अब 1 लाख होनी चाहिए। अगर मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना मुझे कैश इनफ्लो मिल रहा है उनकी आज के डेट में नेट प्रेजेंट वैल्यू भी 1 करोड़ होनी चाहिए, तो उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उस रेट पे कहते हैं। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ डिस्काउंट at which the present value of cash inflow is equal to the present value of net cash outflow जो मैं invest कर रहा हूँ। Thus, the net cash benefits they are discounted at the rate of discount at which the net present value is equal to 0। तो NPV क्या हो रही है उस लेवल पे? 0 आ रही है, क्योंकि हमने कहा कि हमेशा IRR इज़ द रेट जहाँ पे NPV ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चों? 0। ये ब्लैंक भी आपको आता है ऑब्जेक्टिव में, इसको फ्रीक्वेंटली हमने ऑब्जर्व किया। अब इस मेथड के एडवांटेजेस देखें तो इस मेथड ने क्या कंसिडर किया है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी आज की डेट में जो हम कहते हैं मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है उसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इट कंसिडर द कैश फ्लो ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, पूरे लाइफ सर्कल यानी उसमें एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस में कितना इनफ्लो हमें उस बिजनेस से हम रिटर्न जो है वो कमाएंगे, उसको हम कंसिडर करते हैं जब इस तरह के प्रोजेक्ट को हम डील करते हैं। थर्ड, द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट द प्री कंडीशन। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसा नहीं कि हम प्री कंडीशन करके ले लेते हैं, लेकिन हाँ हमें ये हमेशा एक ध्यान में रहता है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है। अगर वो कैपिटल मेरा बोरोड है या इवन वो मेरा कैपिटल है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का भी वो हिस्सा बनता है, या मैंने अगर वो स्टेक होल्डिंग से लिया हुआ है, शेयर होल्डर का है, तो आई हैव टू पे द डिविडेंड। तो ये सब जब चीज़ें रहती हैं, द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट इज़ नॉट द प्री कंडीशन अंडर दिस मैथड। तो ये सब एडवांटेजेस हैं, लेकिन एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले तो ये मेथड को जब हम कहते हैं कैलकुलेशन की बात आती है तो थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये मेथड को जनरली हम कहते हैं कि दिस मेथड इज़ नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट। जैसे पे बैक पीरियड को देखा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू को देखा था, तो वो कंपैरेटिवली इजी मेथड थे। लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड, अलग अलग परसेंटेज को हम कहते हैं कि एक तरफ से नेगेटिव हमारा NPV मिलना चाहिए, दूसरी तरफ से पॉजिटिव
मिलनी चाहिए, तो दोनों होनी चाहिए। तो इसके लिए सम टाइम ये मेथड थोड़ा कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आसान है। सब जब आप डिसएडवांटेजेस लिखोगे तो ईजी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कभी कभी इस तरह के रेट को एक्सपेक्ट करना, फाइंड आउट करना थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, और किसी किसी बिजनेसमैन को ये मेथड थोड़ा समझ में नहीं आता है। थर्ड है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स जो रहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट जो रहते हैं, सीए जो रहते हैं, हमेशा वो इस मेथड को ईजिली जो है वो कैरी कर लेते हैं। लेकिन अगर सिंपल बिजनेसमैन है तो वो मोस्टली जो है पे बैक पीरियड को उसने फोकस कर दिया, एनपीवी मेथड को समझ लिया, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को सम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो इसके लिए डिसएडवांटेजेस भी बच्चों बहुत ईजी हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन प्रैक्टिस। ओके बच्चों, तो ये था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको कैलकुलेशन का टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। तो इसके लिए बच्चा पार्टी टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है, आप इजीली इस मेथड को कर सकते हो, शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है। बाकी हाँ, जिनको कैलकुलेट करना है तो वो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं। और अगर सपोज़ वो यूनिफॉर्म अगर हमें मिल रहा है तो उसमें भी जैसे हमने किया था कि एन्युटी टेबल जो है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल, वो हमें मिलता है, उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक, यानी थर्ड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। हमने तीनों मेथड कर लिए, पे बैक पीरियड मेथड, उसके प्रॉब्लम्स, दैन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उसके भी प्रॉब्लम्स, जो हमेशा FI बीकॉम वालों को आते हैं। बाकी ये मेथड जो रहता है वो CA लेवल पे रहता है, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हिस्सा है उनके लिए ये रहता है, तो वो इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट भी है क्या, किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को डील करते हैं। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.